लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा जो फंक्शन आता है मैनेजमेंट का वो आता है कंट्रोलिंग। अब हमने जान लिया कि भी चीज़ें हमें प्लान करनी है सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, डिपार्टमेंटाइजेशन के अकॉर्डिंगली उनको अलग अलग काम दिया जाता है। उसके बाद अगर किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी पोस्ट पे कोई भी इंसान की नीड है तो उस नीड को फुलफिल किया जाता है, रिक्रूटमेंट किया जाता है, स्टाफिंग की जाती है। उसके बाद डायरेक्शन प्रोवाइड करवाई जाती है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाई जाती है कि आपको किस तरीके से काम करना है, किस डायरेक्शन में काम करना है, एंड देन कंट्रोलिंग की जाती है। हर एक चीज़ के ऊपर कंट्रोलिंग होती है कि भाई कंट्रोल हमें चीज़ों को करना है ताकि हमारा जो गोल है वो हम अचीव कर पाएँ। अगर फॉर एग्जांपल हम अभी अपने हमारा शरीर, हमें पता है कि हमारा शरीर अगर हम ज़्यादा ओवर ईट करेंगे तो हमारे शरीर में फैट इंक्रीज होगा, है ना। तो हमें पता है कि भाई अभी हमारा 10 किलो वजन बढ़ गया है तो हमें चीज़ें कंट्रोल करनी है। अगर टाइम पे चीज़ें कंट्रोल नहीं हुई तो हमारा जो शरीर है वो हमारे काबू से बाहर चला जाएगा और हमारा वेट ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। उसी तरीके से चीज़ें कंट्रोल की जाती है, कंट्रोलिंग की जाती है मैनेजमेंट के अंदर कि भाई अगर चीज़ें हाथ से चली गई तो फिर हम उन चीज़ों को नहीं कर ले पाएंगे, उन चीज़ों को पूरी तरीके से डन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है व्हाट इज कंट्रोलिंग। Every organization aim at achieving some goals from its business activity, and it is essential to ensure whether or not the firm is performing activity according to the predetermined goal. The controlling function of management help in organization to ensure the same. देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का पहले से एक प्रीडिटरमाइंड गोल होता है, मतलब कि पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या हमें अचीव करना है, क्या हमारा गोल है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए कि भाई आप किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, आपको क्या चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेंगी, मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, किस तरीके से काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए कंट्रोलिंग का यूज़ किया जाता है कि आपको क्या क्या पहले से ही चीज़ें डन करनी पड़ेंगी। डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग मैनेजर कंट्रोल implies the measurement of accomplish against the standards and the correct of division to accurate attainable of objectives according to the plans। मैनेजर कंट्रोल जो है वो मेजर करता है हर एक स्टैंडर्ड्स को, हर एक करेक्शन को बताता है कि भाई क्या चीज़ें हमें किस तरीके से करनी है ताकि हम अपने प्लान्स को कर पाए, सही एक्शन में लेके आ पाए। कौन एंड ओ डोनल ने डेफिनेशन दी है। नाउ जो कंट्रोलिंग होता है उसका नेचर कैसा होता है। कंट्रोलिंग का जो नेचर होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है, क्योंकि कंट्रोलिंग गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल के अकॉर्डिंगली कंट्रोलिंग की जाती है। भाई हमारा ये गोल है, जैसे लोग टारगेट बनाते हैं ना कि एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ दिस वीक मुझे अपना 2 किलो वजन कम करना है, 4 किलो वजन कम करना है, तो उस तरीके से तो कंट्रोलिंग भी वही चीज़ होती है। कंट्रोलिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। कंट्रोलिंग हर जगह होती है, हर लेवल के ऊपर होती है। ये नहीं कि टॉप लेवल पे ही कंट्रोलिंग होती है, नहीं, हर एक लेवल के ऊपर कंट्रोलिंग होती है। टॉप में, मिडल में, लोअर में, हर लेवल पे कंट्रोलिंग की जाती है। कंट्रोलिंग इज ऑल प्रिवेसिव, हर जगह होती है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कंट्रोलिंग चलती रहती है जब तक ऑर्गेनाइजेशन की एक लाइफ है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तब तक कंट्रोलिंग भी चलेगी। कंट्रोलिंग वो प्रोसेस होती है जो फॉरवर्ड लुकिंग भी होती है और बैकवर्ड लुकिंग भी होती है। आगे की चीज़ें भी देखते हैं कि किस तरीके से हमें चीज़ें कंट्रोल करनी है, मैनेज करनी है, और बैकवर्ड लुकिंग भी होती है, पीछे पहले किस तरीके से चीज़ें हमने की हैं और आगे हमें किस तरीके से चीज़ों को करना है। कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड, कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट एम्स एट ensuring that resource of the organizations are used effectively and efficiently for the achievement of predetermined organization goal। कंट्रोलिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, जिसके अंदर इनका मेन एम होता है कि इफेक्टिव एफिशिएंट तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाए, सही तरीके से रिसोर्सेज को यूज करके इफेक्टिव तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाए। कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट मीन्स दैट वंस द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस आर कंपेयर्ड एंड करेक्टिव एक्शंस आर टेकन, द कंट्रोलिंग प्रोसेस डज नॉट एंड। इनसाइड द फर्म हैज अ कंटिन्यूअस रिव्यूज द परफॉर्मेंस एंड रिवाइज द स्टैंडर्ड्स। देखो एक बार आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर कर लिया है, कंपेयर करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि कंट्रोलिंग बंद हो गई है, नहीं, उसके बाद फर्म में और चीज़ें कंटिन्यू आएंगी और नए लोगों का रिव्यू आएगा। नए लोगों के रिव्यू के साथ अपनी परफॉर्मेंस को दोबारा से देखा जाएगा कि भाई क्या परफॉर्मेंस आई है, क्या स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली चीज़ें हुई या नहीं हुई हैं। तो वो सब चीज़ें चलती ही रहती हैं, कंटिन्यूसली चलेंगी। कंट्रोलिंग इज ऑल प्रिवेसिव। इट मीन्स दैट द कंट्रोलिंग फंक्शन इज एक्सरसाइज्ड बाय द फर्म एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। The extent of control and nature of functions may vary at a very level also. A controlling process is required in the both non business and business organization। जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्रोलिंग हर एक लेवल पे होती है,
टॉप लेवल पे भी होती है, मिडिल पे भी होती है, लोअर लेवल पे भी होती है। तो इसका जो फंक्शन होता है मेन कि भाई कंट्रोल करना हर एक चीज को, किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से प्रोसेस होगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो कंट्रोलिंग जो है वो एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जो हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर होती है। कंट्रोलिंग प्रोसेस इज फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग बोथ. As a forward-looking function, it aims at improving the future performance and organization on a basis of its past experience. However, as a backward-looking function, it measure and compress actual performance and planned performance of the organization. देखो ये forward-looking और backward-looking क्यों है? क्योंकि अगर हम फ्यूचर परफॉर्मेंस को देखेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, भाई हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, भाई पिछले 5 सालों में हमारे बिजनेस को इतना फायदा हुआ है, इतना नुकसान हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम आगे की फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। फ्यूचर प्रिडिक्शन इसी तरीके से किया जाता है ना कि पास्ट और प्रेजेंट को देख के हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई फ्यूचर हमारा इस तरीके से रहेगा। तो कंट्रोलिंग में भी इस तरीके से होता है, फॉरवर्ड लुकिंग होता है, फ्यूचर्स को जो पास्ट है उसको देख के, पास्ट एक्सपीरियंस को देख के फ्यूचर परफॉर्मेंस को बताया जाता है। बैकवर्ड लुकिंग इस तरीके से कि भाई हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं जो हमने प्लान की थी। तो पीछे भी देखी जाती हैं चीजें कि पीछे क्या था, हमने प्लान क्या किया था, किस तरीके से चीजें वर्क ऑन हुई हैं, और चीजें आगे भी देखी जाती हैं कि भाई स्टार्टिंग से किस तरीके से चीजें चल रही हैं। अब प्लानिंग जो है हमने कर ली सारी चीजें कि भाई क्या चीजें किस तरीके से होंगी, फॉरवर्ड लुकिंग किस तरीके से है, बैकवर्ड लुकिंग किस तरीके से है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कंट्रोलिंग? एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में से चीज़ें होती है तभी हम चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हैं। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है, फैसिलिटेट करती है कोऑर्डिनेशन, एक्शन लेने में, कोई भी काम को करने के लिए एफिशिएंट रिसोर्सेज का यूज़ करने में हेल्प करती है, एक्यूरेसी एंड स्टैंडर्ड्स को जज करने में हेल्प करती है कि हमने जो काम किया है वो एक्यूरेसी और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली किया है या नहीं किया है। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए कंट्रोलिंग हमारी हेल्प करती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली ये काम करती है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हर एक काम को ये करती है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वही आता है कि अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल. कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस एज इट एम्स एट डिटरमाइंड whether the predetermined plans are being performed accordingly and whether required progress is made towards the achievement of the objective. कंट्रोलिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसके अंदर पहले से हमारे प्रीडिटरमाइंड प्लान्स होते हैं कि भाई हमें किस तरीके से काम करना है, क्या क्या हमें अचीव करना है। तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कंट्रोलिंग काम करती है कि भाई हमारा क्या गोल है और हमें उसको किस तरीके से अचीव करना है. Judging accuracy of standards, an effective controlling process can help an organization in verifying whether or not the firm has set the standard accurate. It also helps in keeping check on the changes take place in the business environment and making required changes in standards whether it is necessary. देखो कंट्रोलिंग प्रोसेस जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो वेरी करती है अलग अलग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली, एक्यूरेट है या नहीं है, तो सब चीज़ों को चेक करती है. बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है, स्टैंडर्ड्स हमारे मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या आई है, हमने क्या स्टैंडर्ड्स फिक्स किए थे, तो उसके अकॉर्डिंगली हर एक चीज़ को कंट्रोलिंग ध्यान रखती है कि भाई क्या चीज़ें हुई हैं और क्या चीज़ें नहीं हुई हैं. नेक्स्ट है एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. An efficient control system in any organization can help its manager in creating an atmosphere of discipline and order in the firm. Besides, controlling also help in keeping a continuous check on employees so they can minimize undesirable activities such as theft, corruption, fraud, etc. देखो कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप एक डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को करोगे कि भाई हर एक चीज़ हमारी डिसिप्लिन में रहेगी, कंटिन्यूसली चेक होती रहेगी, एम्प्लॉयज़ जो भी काम कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, क्या चीज़ें भी ऑर्गेनाइजेशन में चल रही हैं चीज़ें. देखो आपने देखे होंगे ना ये चीज़ कि अगर आप डिसिप्लिन में काम करते हैं, ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली चीज़ें काम हो रही हैं, तो करप्शन नहीं होता है, फ्रॉड नहीं होता है. क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है ज़्यादातर कि चीज़ें फॉलो ही नहीं की जाती हैं, रूल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं, बोला जाता है कि भाई रूल्स तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, है ना. तो उसी तरीके से जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्डर्स एंड डिसिप्लिन के अकॉर्डिंगली चीज़ें काम होंगी, काम होगा तो चोरी नहीं होगी, करप्शन नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा. तो ये चीज़ बेनिफिशियल है, कंट्रोलिंग इसीलिए यूज़ की जाती है, इंपॉर्टेंट होती है. नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन. Controlling process also help in organization in facilitating coordination between different divisions and departments by providing the employees with a unity of direction. In other words, every employees and departments of organization is governed by the predetermined set of goals. देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन जरूरी होना चाहिए.
क्योंकि अगर आप कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं करोगे, सबके साथ मिलके काम नहीं करोगे, तो अकेला इंसान, मैं ये नहीं कहती कि अकेला इंसान कोई काम नहीं कर सकता है, बट आपको कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी, अपने लोगों की, जिनके साथ आप कोऑर्डिनेशन के साथ काम करके आपको उस काम को पूरा करना होगा। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम बात करें कि कोई भी इंसान लगा लो जिसने खुद से मेहनत करके काम किया है, बट उसको भी तो लोगों की नीड हुई है ना, उसने भी तो लोगों को काम पे रखा है। अगर वो अकेला ही हर काम कर लेता तो उसको लोगों की एम्प्लॉयज की जरूरत क्यों होती। तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया जाता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के साथ काम किया जाता है कि जिस डायरेक्शन में जाना है हमें, जो डायरेक्शन हमें बताई गई है उसके अकॉर्डिंग चीजें काम की जाएंगी, जो हमारा प्रीडिटरमाइंड गोल है उसको अचीव करने के लिए हर एक चीज को फॉलो किया जाएगा, तो वो चीज यहाँ पे की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन एज कंट्रोलिंग प्रोसेस इंक्लूड कंपेरिजन विद द प्रीडिटरमाइंड गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स एक्चुअल परफॉर्मेंस। इट प्रॉपरली कम्युनिकेट द रोल ऑफ एम्प्लॉयज इन एडवांस एंड on what standard their performance will be measured, compared and appreciate it. This set of predetermined goal motivate them to give a better परफॉर्मेंस। देखो एम्प्लॉयज की मोटिवेशन को बढ़ाता है जब चीज़ें कंपेयर की जाती हैं। पहले हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, पहले से जो प्रीडिटरमाइंड गोल है और एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी क्या ही है, उससे के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जाता है एम्प्लॉयज़ के साथ एडवांस में कि भैया हमारे ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये हमें चीज़ें अचीव करनी है, इस तरीके से हमें काम करना है और इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम अपने गोल को अचीव करेंगे। तो उन सब चीज़ों को मेज़र किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, और अगर वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाते हैं तो उनको अप्रिशिएट भी किया जाता है। तो जो अगर आपकी बेटर परफॉर्मेंस है, जो आपको गोल बोला गया है वो गोल आप अच्छे तरीके से अचीव कर पाते हैं, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलेगा, एम्प्लॉयज़ को अप्रिशिएट किया जाएगा। अप्रिशिएशन होगा तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज जो है वो मोटिवेट होंगे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, कंट्रोलिंग हेल्प इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एट इट एम्स एट ensuring that every activity of firm is performed according to the predetermined goal। कंट्रोलिंग जो होती है वो हर एक चीज़ को कम करने में हेल्प करती है। जब आप चीज़ों को कंट्रोल करके रखते हो तो वेस्टेज नहीं होती है। जब आपको ये पता है कि ये सब चीज़ें हमारे काम की हैं, ये सब चीज़ें हमारे काम आएंगी, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप चीज़ों को वेस्ट नहीं होने देते हो, वेस्टेज नहीं होती है वहाँ पे। तो वेस्टेज को कम करने के लिए कंट्रोलिंग हेल्प की जाती है। कंट्रोलिंग जो है, अब आपको ये पता है कि ये हमारा गोल है, इस गोल को अचीव करने के लिए हमें इन चीज़ों की नीड लगेगी, तो उस नीड के अकॉर्डिंगली आप अपने काम को करते हो और अपने गोल को अचीव करते हो। तो कंट्रोलिंग जो होता है वो हमें बताता है कि हमें वेस्टेज को किस तरीके से कम कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग जो होता है एक सिंपल चीज़ होती है, सूटेबल होती है कि भाई हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं सूटेबली। ऑब्जेक्टिव होते हैं कंट्रोलिंग का, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है क्योंकि हमारी ये फॉरवर्ड लुकिंग होती है, आगे के लिए हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं कि भाई बोला जाता है ना, हमारे घर वाले बोलते हैं कि अभी पैसे बचाओ, कंट्रोल करो पैसे पे, ताकि आगे कभी भी कोई भी जरूरत आए तो आप उस चीज़ को कर सकते हो। देखो आपको बहुत से लोग ये बात बोलते हुए मिलेंगे कि पैसा इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, रिश्ते ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, सब चीज़ें, बट एट द एंड अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई आपके पास रिश्ता भी नहीं है। क्योंकि कोई ये नहीं सोचेगा कि आपके पास पैसे क्यों नहीं है, आपकी क्या मजबूरी आ रही है, किस तरीके से आपकी कंडीशन रही है, नहीं, क्यों नहीं कमाया, इतनी जब आपकी एज हो गई है तो आपने पैसा क्यों नहीं कमाया, आपसे सवाल यही उठा जाएगा। आपकी कोई मजबूरियाँ, कोई एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देखता है। तो मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आपको पता नहीं, आपके लिए, मेरे लिए तो पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंपल होता है, इकोनॉमिकल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, कंट्रोलिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस, चेंज हो सकती है, मैनेजमेंट जो है चीज़ों को एजम्प्ट करती है। पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है सुटेबल। अ गुड कंट्रोल सिस्टम शुड बी सुटेबल फॉर नीड एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम जो सुटेबल रहता है ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स एंड नेचर को समझने के लिए। इकोनॉमिकल, द कॉस्ट ऑफ सेटिंग implements and maintaining and control system should not be more than benefits gained from it। जो कॉस्ट है सेट करने की, इम्प्लीमेंट करने की और मेंटेन करने की कंट्रोलिंग सिस्टम, वो ज़्यादा बेनिफिट, उससे ज़्यादा बेनिफिट है जो हम उससे गेन करेंगे। मतलब जो चीज़ें हम कंट्रोल कर रहे हैं फिलहाल टाइम पे, कोई बात नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, बट उस कंट्रोलिंग से जो हमें बेनिफिट मिलेंगे
वो उस कंट्रोलिंग से ज़्यादा हैं। जो हम चीज़ें मेंटेन करने में, इम्प्लीमेंट करने में लगा रहे हैं, उससे ज़्यादा हमें उससे मिलेगा। सिंपल है, गुड कंट्रोलिंग सिस्टम शुड बी इजी एंड ऑपरेट एंड अंडरस्टैंड। एक गुड कंट्रोलिंग सिस्टम जो है वो बहुत ईजी है ऑपरेट करना और समझना भी। ऑब्जेक्टिव, द स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड करेक्टिव एक्शन शुड बी इम्पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिव। एक ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स को मेजर करना, परफॉर्मेंस को मेजर करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और उसके अकॉर्डिंगली एक सही एक्शन लेना उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली, वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। फॉरवर्ड लुकिंग, अ गुड कंट्रोल सिस्टम शुड मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन सो दैट एन मैनेजर कैन इजीली डिटरमाइन द डिविजन्स फ्रॉम देयर एक्चुअल हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम जो होता है वो हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, मतलब आगे की तरफ देखे, ताकि इजीली मैनेजर डिटरमाइन कर पाए, इजीली मैनेजर बता पाए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्चुअली चल क्या रहा है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने गोल को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उस चीज़ को मेजर करने के लिए फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। फ्लेक्सिबल, a good controlling system should have the ability to adjust according to the changing business environment and internal conditions। एक अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम जो होता है वो एक एडजस्टिंग होता है, चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस कंडीशंस। इंटरनल जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली कंट्रोलिंग सिस्टम जो है वो भी चेंज होता रहता है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्टेंस, अ गुड कंट्रोलिंग सिस्टम शुड बी फोकस इन अटेंशन ऑन द सिग्निफिकेंट डिविजन्स विच आर क्रिटिकल फॉर द बिजनेस इनसाइड ऑफ लुकिंग फॉर द डिविजन्स विच डज नॉट हैव मच इम्पैक्ट ऑफ द बिजनेस। एक अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा जरूरी है सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, हर एक चीज़ को देखने के लिए और बिजनेस के ऊपर उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस चीज़ को मेजर करने के लिए एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम होना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारी जो मेन पॉइंट आता है वो आता है कि जो कंट्रोलिंग है वो किस किस स्टेप्स के अकॉर्डिंगली फॉलो की जाती है। स्टेप्स इन कंट्रोलिंग, सबसे पहले क्या किया जाता है, सेट किया जाता है एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मतलब कि हमारी परफॉर्मेंस क्या रहनी चाहिए, हम क्या सोच के चल रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस ये रहनी चाहिए, तो एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। उसके बाद एक्चुअली क्या है जो हमने सोचा था कि भाई ये चीज़ें हमें एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा ये गोल है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है ना कि हमें 5 लाख सेल करनी है एट द एंड ऑफ द ईयर, इस साल के आखिरी में हमें 5 लाख तक हमारे प्रोडक्ट को सेल करना है, तो वो हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। उसके बाद एक्चुअली कितना है, भाई 4 लाख सेल हुई है, 5 लाख हुई है, 6 लाख हुई है, वो चीज़ मेजर करनी। उसके बाद दोनों को कंपेयर करके देखना कि एक्चुअल क्या आया है और हमने क्या सोचा था। उसके बाद उसके चीज़ें एनालाइज करना कि भाई क्या चीज़ हुई है, क्या नहीं हुई है, कहाँ गलती रही है, क्या चीज़ हमने नहीं की, क्या हमें करनी चाहिए थी, क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, क्या बुरी रही है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग एक सही डिसीजन लेना कि भाई अगर हम अपने टारगेट को अचीव कर पाए हैं तो क्यों कर पाए हैं, आगे भी हमें वो चीज़ करनी है नहीं करनी है, नहीं कर पाए हैं तो क्यों नहीं कर पाए हैं, आगे के लिए हमें क्या चीज़ें करनी, क्या डिसीजन लेना, क्या हम सही कर सकते हैं, करेक्टिव एक्शन क्या रहेगा, तो वो सब चीज़ों के लिए हम इन सब चीज़ों को करते हैं। नॉर्मल सी पॉइंट है, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे कि भाई हमें क्या अचीव करना है, एक्चुअली क्या आया है, उनको कंपेयर करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, फिर एक उसके अकॉर्डिंगली सही डिसीजन लेंगे कि हमने क्या किया है और क्या हमारा आया है, क्या हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए थे, उसके अकॉर्डिंगली क्या हमें मिला है। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, द फर्स्ट स्टेप ऑफ the process of controlling is to establish standard of performance against which the actual performance of the organization is measured. An organization should clearly define the standard to the employees and must attainable, understable and realistic standard to be achieved. ऐसा नहीं है कि हम कोई भी प्रिडिक्शन लगा लेंगे भी ये हमें तो 10 लाख तक सेल चाहिए, 10 लाख प्रोडक्ट सेल करने, सॉरी 10 लाख तक नहीं, 10 लाख प्रोडक्ट सेल करने हैं या इतने प्रोडक्ट सेल करने हैं, 1 करोड़ प्रोडक्ट से 1 करोड़ प्रोडक्ट्स हमारे इस साल में बिकनी चाहिए। चीज़ें रियलिस्टिक होनी चाहिए जो हम अचीव कर पाएँ। ऐसा नहीं कि हमने जो सोच लिया भाई हमें मतलब जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वो हम सोच के चल रहे कि भाई ऐसा हो जाए, नहीं, रियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स फिक्स किए जाएंगे कि भाई ये हमें परफॉर्मेंस एक्चुअली चाहिए है और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रहेगी वो हम आगे देखेंगे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी क्या है, बट हमने जो स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या आई है। Once the organization has established the standard, the second step of the process is control. It is to measure the actual performance of an organization can be measured through different techniques such as in simple checking, personal observation, etc.
देखो जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली अब एक्चुअल परफॉर्मेंस देखने की एक्चुअली क्या आई है, हमने वो स्टैंडर्ड्स को जो हमने सेट किए थे उनको हम अचीव कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं, क्या हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस आई है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है कंपेयर करके देखेंगे, कंपैरिजन विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। द थर्ड स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द establishing standard. By comparing the actual performance with the standard, an organization can determine the division between them. When the standards are expressed in quantity terms, it becomes easy to organization to make a comparison as there is a no subjective evaluation required. थर्ड स्टेप में क्या है कि कंट्रोलिंग कंपेयर करके देखते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और जो हमने स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश किए थे वो हमारे क्या थे। कंपेयर करके ऑर्गेनाइजेशन को डिवीजन करती है सब चीज़ों को कि भाई क्या हमारी चीज़ें आई हैं, क्या हमने सोचा था। जैसे हमारा सेल टारगेट है इस एंड एट द एंड ऑफ द ईयर कि हमें 5 लाख प्रोडक्ट सेल करने हैं, ठीक है, ये रियलिस्टिक है, हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती है वो चीज़। अब रियलिस्टिक वो चीज़ है बट एक्चुअल में क्या वो हो पाई हो सकता है कि भाई 6 लाख हुए, हो सकता है 4 लाख हुए, है ना, हो सकता है 4.5 लाख हुए। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली कि हमारे स्टैंडर्ड्स हमने क्या फिक्स किए थे और एक्चुअल में हम क्या परफॉर्म कर पाए हैं। देन एनालाइज द डिविजन। द actual performance and the set of the organizations rarely match with each other. Usually there is always some variance between the accepted and actual performance. Therefore, the fourth step of the process of controlling is to analyze the divisions. To do so, an organization must be an acceptable range of divisions in the performance. देखो हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग होती हैं, है ना, दुनिया से भी हम बहुत ज़्यादा अलग अलग एक्सपेक्टेशंस करते हैं, लोगों से भी बहुत ज़्यादा अलग अलग एक्सपेक्टेशंस करते हैं, हमारे करियर से भी बहुत ज़्यादा हम अलग अलग चीज़ें सोच कर चलते हैं, बट क्या एक्चुअली वो होती हैं, नहीं होती हैं। तो बहुत यूजुअली ऐसा ही होता है कि वेरिएंस बहुत ज़्यादा आते हैं, हम एक्चुअली जो सोच के चलते हैं और जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए होते हैं। हम बहुत बार जैसे हम इमेजिन कर लेते हैं, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं बहुत बार ये सोचती हूँ कि मैंने इस वीडियो के ऊपर इतनी मेहनत की है तो इसमें अच्छे खासे व्यू आएंगे, बट ऐसे नहीं होते, है ना। मैंने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि भाई इस पर इतने ज़्यादा व्यू आएंगे, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो, और ऐसा होता भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा वेरिएंस आता है। तो उन सब चीज़ों को एनालाइज करके कि वो वेरिएंस क्यों आया, क्या गलतियाँ आ रही हैं, क्या चीज़ें हैं, जब तभी मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर मेरे से कोई गलतियाँ होती हैं, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मैं कोई चीज़ सुधार सकती हूँ तो मुझे बताया करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है कि अगर आप मुझ में कोई कमियाँ निकाल रहे हो, वो मुझ में कमियाँ नहीं है, मैं सीख रही हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं, वो कहते हैं ना इंसान गलतियों का पुतला है, मैं भी सीख रही हूँ चीज़ें, मुझे भी नहीं आती हैं, मैं भी एक इंसान हूँ। तो आप ये मत सोचा करो कि हर एक इंसान आपको परफेक्ट ही चीज़ें डिलीवर करेगा, नहीं, ज़रूरी नहीं आपको परफेक्ट चीज़ें हर बार डिलीवर की जाए। आप उन चीज़ों के अंदर जो आपको सही लगती हैं, गलत लगती है, वो चीज़ें आप बोल दिया करो इन अ पॉजिटिव वे, मैं पॉजिटिव वे में ही लेके चलूँगी। तो बहुत ज़्यादा वेरिएंस आते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड्स के बीच में, उन चीज़ों को एनालाइज करेंगे और उनको फिक्स करने की कोशिश करेंगे कि हम उन चीज़ों को किस तरीके से सुधार सकते हैं, क्या हमारी गलती है और उसके लिए हमें क्या सही एक्शन लेना है। द लास्ट एंड फाइनल स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज टू टेक करेक्टिव एक्शन। The divisions are within the acceptable limits set by the manager, then there is no need to take a corrective action. लास्ट स्टेप हमारा यही है कंट्रोलिंग के अंदर कि भाई उस काम जो हमने सोचा था, जो हमने स्टैंडर्ड्स फिक्स किए थे, वो क्यों नहीं हुआ, उस चीज़ को एनालाइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली क्या हम सही एक्शन ले सकते हैं, वो एक्शन हमारा लिया जाएगा, टेक ए करेक्टिव एक्शन। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। अब देखो एक चीज़, जैसे मैंने आपको बोला ना कि अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ ज़रूरी होती हैं। अब मेरे अंदर अगर कोई अच्छाई है तो वही कोई ना कोई बुराई भी होगी, कोई ना कोई गलतियाँ भी मैं करती होंगी। ऐसा नहीं कि हर एक इंसान जो है वो बिल्कुल परफेक्ट ही होता है, कोई गलती करता ही नहीं है। अब लिमिटेशंस क्या होंगी कंट्रोलिंग की? डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स को सेट करना ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, कॉस्टली होता है कंट्रोल करना चीज़ों को। लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट बाहर की मार्केट को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, बाहर के बिजनेस इन्वायरमेंट को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उसके ऊपर कम कंट्रोलिंग होती है हमारी। रिस्ट्रिक्शंस फॉर एम्प्लॉयज। डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है
When an organization cannot define its standard in quantitative terms, the controlling system becomes less effective. For example, it is difficult to measure the human behavior of employees in quantitative terms, which make it difficult for the firm to measure their performance with the standards. देखो डिफिकल्टी होती है क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर हर एक चीज को आइडेंटिफाई करना। अब एक ह्यूमन बिहेवियर, जैसे मेरा जो बिहेवियर है उसको क्वांटिफाई करना कि भाई अब मेरा बिहेवियर कैसा है, 10 में से 5 नंबर दो, 10 में से मतलब रेटिंग दो, ये सब चीजें दो, तो उस चीज को डिफिकल्ट है वो चीज मेजर करना, उस परफॉर्मेंस को मेजर करना। उसी तरीके से एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मेजर करना क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर, तो वो चीज डिफिकल्ट हो सकती है इन कंट्रोलिंग। नेक्स्ट हमारा आता है लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। द कंट्रोलिंग सिस्टम्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन इफेक्टिवली कंट्रोल द इंटरनल फैक्टर्स। However, it is not easy to control the external factor of an organization. देखो इंटरनल फैक्टर्स को तो हम लिटिल कंट्रोल कर सकते हैं, इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी चीजें हाथ में होती हैं। बट क्या हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अ फर्म कैन चेक एंड कंट्रोल एनी चेंज इन इट्स प्रोडक्शन बट कैन नॉट कीप अ चेक ऑन चेंजिंग टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी एक्सेट्रा। देखो एक फर्म देख सकते हैं कि प्रोडक्शन के अंदर क्या चेंजमेंट हो रहा है, भाई प्रोडक्शन हमारी बढ़ रही है, घट रही है, किस तरीके से हो रही है, क्या क्या चीजें चेंज हो रही है। बट हम जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ रही है, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज चेंज कर दी है, उन सब चीज़ों को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोडक्शन को तो हम कंट्रोल कर लेंगे, बट उन सब चीज़ों को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है रिस्ट्रेंट्स फॉर एम्प्लॉयज। The efficiency of the controlling system highly depend on whether or not the employees have accepted the process. It means that if the employees think of control system as a restrictions on the freedom, they will restrict the system. For example, the employee of an organization might object when they are kept under various restrictions, making them feel their freedom of being taken. देखो हमने बहुत सी चीज़ें कंट्रोलिंग के बारे में जाने की, कंट्रोलिंग फायदेमंद होती है, डिसिप्लिन में होती है, बट हर इंसान को डिसिप्लिन में रहना पसंद नहीं होता है, फ्रीडम भी चाहिए होती है इंसान को। वो कहते हैं ना कि चाहे पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, खुले आसमान की बराबरी नहीं कर सकता है ना। तो बहुत से एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रहना चाहते, उनको फ्रीडम चाहिए होती है। तो एम्प्लॉयज़ जो है वो रिस्ट्रिक्शंस को नहीं अच्छा उनको लगता, तो वो अच्छी तरीके से उन चीज़ों को फील नहीं करेंगे, उनको फ्रीडम चाहिए होती है, तो वो उन सब चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो कंट्रोलिंग उस चीज़ में फेल हो सकती है हमारी, हर चीज़ हम कंट्रोल करके नहीं चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है कॉस्टली अफेयर्स। कंट्रोलिंग इज एन expensive process which means that every employee's performance has to be measured and reported to the authority, which require a lot of cost, time and efforts. Because of the reason it become difficult for a small business firm to afford such as an expensive system. Controlling जो है वो एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेजर करना, उनको रिपोर्ट करना, अथॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसके अंदर लगती है, टाइम लगते हैं, एफर्ट्स लगते हैं। इसीलिए जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं वो इन सिस्टम्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया कि क्या क्या लिमिटेशंस रहेंगी कंट्रोलिंग की। उसके बाद पूरा हमने कंट्रोलिंग के बारे में जाना है कि कंट्रोलिंग ज़रूरी भी है, इम्पोर्टेंट भी है, अच्छा भी होता है, फीचर्स भी हमने जाने, नेचर कैसा होता है वो भी हमने जाना, कंट्रोलिंग के स्टेप्स क्या क्या होते हैं वो भी हमने जाने, और कंट्रोलिंग एक तरीके से हमें नुकसान क्यों देती है वो भी हमने जाना कि कंट्रोलिंग एक टाइम पीरियड के बाद चीज़ें हम कंट्रोल में नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। इसी के साथ हमारी एक बुक कंप्लीट हो गई आज बिजनेस स्टडीज़ की, और सेकंड बुक जो हमारी वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर, कंज्यूमर बिहेवियर मार्केटिंग, 4 हमारे चैप्टर वो हम अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर कर लेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वही चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।